अगर 1915 में बाघा जतीन और इनके साथियों को हथियार मिल जाता तो आज शायद हमें महात्मा गांधी का नाम तक सुनने को नहीं मिलता। बंगाल विभाजन के बाद ब्रिटिश सरकार बाघा जतीन और इनके क्रांतिकारी साथियों से इतना परेशान था कि मजबूरी में ब्रिटिश सरकार को कोलकाता से राजधानी हटा के दिल्ली ले जाना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि अगर बाघा जतीन जैसे हमारे पास 10 लोग और होते तो हमारा देश 1915 में ही आजाद हो जाता। बाघा जतीन की मृत्यु के बाद एक ब्रिटिश अधिकारी का कहना था कि अगर बाघा जतीन जीवित होते तो वो शायद पूरी दुनिया को लीड करते। तो देखिए 1875 का टाइम था और इन दिनों पूरे भारत में लोग आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ खून खराबे में उतर आए थे और पूरे भारत में हमारे लोगों ने आजादी के लिए उथल पुथल मचा के रखा था। और इसी बीच में यानी कि 1879 में बंगाल के अंदर कुष्टिया जिले के कायाग्राम गांव में शरद शशि और उमेश चंद्र मुखर्जी के घर में 7 दिसंबर 1879 को एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम पड़ता है जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। तो देखिए जतीन्द्र नाथ मुखर्जी जब 5 साल के थे तो उसी समय इनके पिता का डेथ हो जाता है और इसके बाद इनकी माँ बहुत ही कठिनाइयों से इनको पालते हैं। और जतीन की माँ ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बड़ा होकर उनका बेटा अंग्रेजों को अंग्रेजों के ही भाषा में समझाने वाला है। तो देखिए जतीन्द्र नाथ मुखर्जी अपने शुरुआती दिनों में अपने गाँव में ही कुछ सालों के लिए पढ़ते हैं और यहाँ से निकलने के बाद ये कृष्णा नगर स्कूल जाते हैं और स्कूली शिक्षा पूरा होने के बाद ये ललित कला का अध्ययन करने के लिए 1895 में कोलकाता के सेंट्रल कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और यहीं पे ये पहली बार स्वामी विवेकानंद से मिलते हैं। और इनसे मिलने के बाद ये स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर अपने देश के लिए लड़ना शुरू करते हैं। इसके बाद ये राहत कार्यों में भाग लेने लगते हैं, युवाओं को आपस में जोड़ना शुरू कर देते हैं, ब्रिटिश सरकार के अत्याचार के विरोध प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगते हैं। और कॉलेज से निकलने के बाद घर की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से इन्होंने परिवार के गुजारे के लिए स्टेनोग्राफी सीखकर कोलकाता विश्वविद्यालय में नौकरी करने लगते हैं। और जॉब लग जाने के बाद ये सन 1900 में इंदुबाला बनर्जी से शादी कर लेते हैं। इसके अलावा साथ में इसी समय बंगाल के अंदर अनुशीलन समिति नाम का संगठन था जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गुप्त तरीके से काम कर रहा था। उस टाइम पे ये संगठन युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देता था और ब्रिटिश अधिकारियों पर हमले की योजना बनाता था। तो बाघा जतीन इसी संगठन के साथ जुड़ के इनके साथ काम करने लगते हैं। और फिर 1903 में बाघा जतीन को अनुशीलन समिति की एक शाखा ढाका में बनाने के दौरान इनकी मुलाकात अरविंद घोष से होता है और इनसे मुलाकात के बाद ये दोनों साथ में काम करने लगते हैं। और अरविंद घोष से मुलाकात के बाद बाघा जतीन के मन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह की भावना और भी बढ़ जाता है। इसके बाद इन्होंने आजादी पाने के लिए हिंसा के तरीके अपनाने शुरू कर दिए। इन्होंने अंग्रेजों को उनकी ही भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। ये कभी भी भारतीयों को अपमान करने वाले अंग्रेजों को मारने से डरते नहीं थे। जब भी किसी गरीब के साथ गलत होता देखते थे तो बाघा जतीन इनके सपोर्ट में खड़ा हो जाते थे। भारतीयों पर अत्याचार करने वालों में सरकारी अधिकारी चाहे वो अंग्रेज हो या भारतीय हो, अगर कोई भी हमारे देश के लोगों पर अत्याचार करता था तो बाघा जतीन उसको बहुत मारते थे। और इस तरह का एक फेमस घटना है साल 1905 का, जब कोलकाता में प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत जुलूस निकल रहा था। तो इस जुलूस में गाड़ी के छत पर कुछ अंग्रेज बैठे हुए थे और अंग्रेजों के जूते गाड़ी के अंदर जो महिलाएं बैठी थी उनके खिड़कियों के पास अंग्रेजों के जूते सड़ रहे थे। तो इसको देख के बाघा जतीन भड़क जाते हैं और अंग्रेजों को गाड़ी के ऊपर से उतरने के लिए कहते हैं, लेकिन अंग्रेज नहीं मानते हैं। तो ये खुद गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं और अंग्रेजों को बुरी तरह से मारते हैं। और इस घटना के बाद भारतीयों के मन में अंग्रेजों के लिए जो डर था वो भी खत्म हो जाता है। और इस घटना के बाद सारे क्रांतिकारियों की हिम्मत और भी बढ़ जाता है और पूरे बंगाल के अंदर लोग आजादी के लिए और भी आवाज उठाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार बंगाल में क्रांतिकारियों की आवाज को दबाने के लिए 1905 में बंगाल का विभाजन कर देते हैं। भाई अगर आपका मन करे तो बंगाल विभाजन का ये वीडियो जरूर देखना। तो बंगाल विभाजन के बाद होता क्या है कि बंगाल के अंदर जितने भी क्रांतिकारी थे वो सारे मिलके बंगाल विभाजन के विरोध में प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन 1 साल कंटिन्यू प्रोटेस्ट करने के बाद भी ब्रिटिश सरकार बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए तैयार नहीं होता है। और इससे परेशान होकर अनुशीलन समिति के सदस्य अरविंद घोष, इनके भाई बरिन घोष, हेमचंद्र और उपेन्द्र बनर्जी
अप्रैल 1906 में युगांतर पार्टी बनाते हैं और अंग्रेजों को गुप्त तरीके से पकड़ पकड़ के मारने की योजना बनाते हैं और इसके लिए अरविंद घोष बाघा जतीन को भी अपने साथ आने को कहते हैं। लेकिन इस समय बाघा जतीन अपने गांव में नहीं थे तो ये इनके साथ जुड़ नहीं पाते हैं और इसी साल यानी कि 1906 में बाघा जतीन ने एक बाघ को मार दिया था। दरअसल भाई होता क्या है कि जब ये 1906 में एक आदमखोर तेंदुए की तलाश करके अपना पैतृक गांव लौट रहे थे तो उस समय एक बाघ इनके चचेरे भाई पर हमला कर देते हैं और इनकी मुठभेड़ बाघ से हो जाता है और उस समय ये खुखरी से बाघ को मार देते हैं और ये खुद भी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। और उस वक्त इनका इलाज करने वाले डॉक्टर जिन्होंने इनके शरीर से बाघ का नाखून निकाला था इनकी बहादुरी से प्रभावित होकर एक लेख प्रकाशित करते हैं और इसी लेख में इनको बाघा जतीन की उपाधि मिला था, जिसके बाद से काफी पॉपुलर हो गए थे और ब्रिटिश अधिकारी इनसे डरते बहुत थे। और इस घटना से पूरी तरह से ठीक होने के बाद बाघा जतीन युगांतर पार्टी का कार्यभार संभालने लगते हैं और इनके युगांतर पार्टी का कार्यभार संभालने के बाद इस संगठन के लोग हर दिन अंग्रेजों को परेशान करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद संगठन के लोग कभी बैंक लूट लेते थे, कभी पिस्तौल और कारतूस से भरे गाड़ी लूट लेते थे, कभी थाने के अंदर बम फेंक देते थे, कभी ट्रेन की पटरी उड़ा देते थे। और बंगाल विभाजन के बाद लोगों के पास आंदोलन के लिए धन जुटाने का सबसे बड़ा जरिया लूटपाट और डकैती ही था। तो सारे क्रांतिकारी मिल के बंगाल विभाजन के बाद आंदोलन को कंटिन्यू रखने के लिए लूटपाट और मार काट के सारे तरीके अपनाना शुरू कर देते हैं। और सबसे पहले बंगाल के गवर्नर एंड्रू फ्रेजर को बम से उड़ाने का प्लान करते हैं और इसकी जिम्मेदारी बरीन घोष, उलास्कर दत्ता और नरेंद्र गोस्वामी संभालते हैं। और प्लान के अकॉर्डिंग अक्टूबर 1907 में ये झारखंड के गिरिडीह के पास चंद्रनगर पहुंचते हैं और इसी समय एंड्रू फ्रेजर एक विशेष रेलगाड़ी से रांची जा रहे थे। तो ये लोग पटरी पर बम रख के पटरी को उड़ाने का प्लान करते हैं, लेकिन ये टाइम पे रेल के ट्रैक पर पहुंच नहीं पाए और ट्रेन पहले ही निकल जाता है और ये मौका इनके हाथ से निकल जाता है। और दोबारा से कुछ दिनों बाद फिर से एंड्रू फ्रेजर को मारने का प्लान करते हैं और इस बार उलास्कर दत्ता ने रेल लाइन पर बम भी रख दिया था, लेकिन एंड्रू फ्रेजर ने अपना कार्यक्रम ही रद्द कर दिया। उसके बाद फिर से तीसरी बार 6 दिसंबर 1907 को एंड्रू फ्रेजर को मारने का प्लान करते हैं और इस बार गवर्नर को खड़गपुर जाना था तो ये लोग पहले से ही रेल पटरी के नीचे बारूदी सुरंग लगा देते हैं और इस बार धमाका भी होता है, लेकिन गवर्नर बच जाता है। उसके बाद नवंबर 1908 में गवर्नर एक आम सभा करने वाला था तो फिर से इस बार ये लोग इस बार गवर्नर को रिवॉल्वर से गोली मारने का प्लान करते हैं और प्लान के अकॉर्डिंग जितेंद्र नाथ राय गवर्नर को गोली मारने के लिए भी जाते हैं, लेकिन गवर्नर का किस्मत इतना अच्छा था कि इस बार रिवॉल्वर ही जाम हो जाता है और गोली चलता ही नहीं है और जितेंद्र नाथ राय को गिरफ्तार कर लेते हैं। और इसी बीच में यानी कि 1908 में एक और घटना होता है जिसकी वजह से बाघा जतीन को पुलिस गिरफ्तार कर लेते हैं। दरअसल भाई इस समय हो ये रहा था कि जितने भी बंगाल के क्रांतिकारी थे सब छोटे छोटे ग्रुप बना के अंग्रेजों पर नजर रखते थे और जहाँ पे इनको किसी अंग्रेज को मारने का मौका मिलता था वहाँ पे हमारे लोग अंग्रेजों को सल्टा देते थे। और जब 1908 में एंड्रू फ्रेजर को गोली मारने का प्लान कर रहे थे तो उसी समय मुजफ्फरपुर का जो जिला मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड था इसको भी प्रफुल्ल चाकी और खुद्दीराम बोस बम से मारने का प्लान कर रहे थे। और सारी चीजें सेट होने के बाद किंग्सफोर्ड को मारने के लिए प्रफुल्ल चाकी और खुद्दीराम बोस को मुजफ्फरपुर भेजा जाता है और दोनों मुजफ्फरपुर के मोती झील क्षेत्र पहुंचकर किशोर मोहन के धर्मशाला में ठहरते हैं। और 30 अप्रैल 1908 की रात को दोनों यूरोपियन क्लब के गेट पर किंग्सफोर्ड की बग्गी आने का इंतजार करते हैं और जब किंग्सफोर्ड की बग्गी यानी की गाड़ी आता है तो दोनों गाड़ी में बम फेंक देते हैं और प्लान के अकॉर्डिंग सारी चीजें सही होता है, लेकिन इस गाड़ी में किंग्सफोर्ड की जगह बैरिस्टर की बेटी और पत्नी बैठी थी और इसकी बेटी तो कुछ ही घंटों में मर जाती है और इनकी पत्नी भी 2 मई तक मौत से जूझने के बाद इनकी भी जान चली जाती है। और इस घटना पर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद अनुशीलन समिति के कई लोगों को किंग्सफोर्ड की हत्या की साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर लेते हैं और इस घटना में बाघा जतीन का नाम भी डिस्क्लोज हो जाता है और इनको भी पुलिस गिरफ्तार कर लेता है। हालांकि बाद में बाघा जतीन के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलने के कारण इनको छोड़ दिया जाता है, लेकिन इसके 2 साल बाद यानी कि 1910 में हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र मामले में इनको 1 साल के लिए जेल जाना पड़ता है। दरअसल भाई इस बार होता क्या है कि शमसुल आलम नाम का एक व्यक्ति
बंगाल पुलिस में उप अधीक्षक और खुफिया अधिकारी था और ये 1908 के अलीपुर बम मामला और जिन लोगों पर बंगाल के क्रांतिकारियों ने हत्या की कोशिश किया था, इस पूरे मामले पर शमसुल आलम इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और इसको अनुशीलन समिति के अलावा युगांतर पार्टी के जो छोटे छोटे ग्रुप बना के अंग्रेजों पर गुप्त तरीके से हमला कर रहे थे, इस बात की भी जानकारी लग जाता है। इसलिए बाघा जतीन सबसे पहले इसी को मारने का प्लान बनाते हैं और फिर वीरेंद्र दत्ता गुप्ता के हाथों इसको भी सल्टा देते हैं। लेकिन इस कांड में बाघा जतीन का भी नाम आ जाता है और इनको 1 साल के लिए जेल जाना पड़ता है। उसके बाद 1911 में ये जेल से रिहा होते हैं और जेल से निकलने के बाद इनकी जो नौकरी थी वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से ये कुछ दिन तक उदास रहते हैं। उसके बाद इन्होंने कोलकाता के जेसोर जनसाई दाहा रेलवे लाइन पर ठेकेदारी करने लगते हैं और इस वजह से इनको पूरा बंगाल घूमने और फिर से सारे क्रांतिकारियों को इकट्ठा करने का टाइम मिल जाता है। तो इन्होंने फिर से बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों से क्रांतिकारियों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए इकट्ठा करते हैं। उस समय क्रांतिकारी रास बिहारी बोस बाघा जतीन से बहुत प्रभावित थे, तो ये भी बनारस से कोलकाता चल जाते हैं और बाघा जतीन के साथ फिर से एक बड़ी तबाही लाने की तैयारी में जुट जाते हैं। तो भाई हम नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में फाइनल लड़ाई की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।